शब की बर के सोज़ दिल से ज़हराए अब्र आब था, शोलाए जवाला हर यक हल्काए गिरदाब था। ये दीवान गालिब की 15वीं गज़ल है। इसको आज हम पढ़ेंगे। इस गज़ल में जो सिचुएशन ओवरऑल डिस्क्राइब की गई है वो ये है कि जो आशिक हैं या मिर्ज़ा गालिब साहब जो हैं वो अपने महबूब से जुदाई का दुख सह रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारे शेरों में ये डिस्क्राइब किया है कि यहाँ हमारी हालत देखो कितनी ख़राब है और वहाँ हमारे महबूब को देखो जो कि खुश है, जो इन्जॉय कर रहा है और हमारी पेन एंड सफरिंग से टोटली इंडिफरेंट है। तो ये ओवरऑल थीम है इसके बहुत सारे शेरों का। और दूसरी बात यह है कि दीवान गालिब के कुछ एडिशंस में इसके पहले सिर्फ 8 शेर ही इंक्लूड किए गए हैं। टोटल कोई 15 के करीब इसके शेर हैं, जो कि कुछ दूसरे एडिशंस में पूरे 15 शेर भी इंक्लूडेड हैं। तो हम इस पूरी गज़ल को पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर सेशन ज़्यादा लंबा हो गया तो मे बी आई विल स्प्लिट इट इनटू 2 वीडियोज़ ऑल्सो। तो आइए पहले पूरी गज़ल को पढ़ते हैं। शब की बर के सोज़ दिल से ज़हराए अब्र आब था, शोलाए जब्बाला हर यक हल्काए गिरदाब था। वहाँ करम को उर्ज़ बारिश था इना गिरे खिराम, गिरिए से यहाँ पुम्बाए बालिश कफ़े सैलाब था। तो यहाँ और वहाँ का जो सिस्टम है आप देखिए, आप शुरू हो जाएगा यहाँ से। वहाँ खुदाराई को था मोती पिरोने का ख्याल, यहाँ हजूम अश्क में तारे निगाह नायाब था। जलवाए गुल ने किया था वहाँ चरागा आबजू, जलवाए गुल ने किया था वहाँ चरागा आबजू, यहाँ रवा मीज़ गाए चश्मे तर से खूं इनाब था। यहाँ सरे पुरशोर बेख्वाबी से था दीवार जू, वहाँ वो फ़र्क़े नाज महवे बालिश कम ख्वाब था। यहाँ नफस करता था रोशन शम्मे बज़्म बेखुदी, जलवाए गुल वहाँ बिसाते सोहबत अहबाब था। फ़र्श सेता अर्श वहाँ तूफ़ान था मौजे रंग का, यहाँ ज़मी से आसमां तक सोख्ता का बाब था। नागहाँ इस रंग से खूनाबा टपकने लगा, दिल की ज़ोक़े काविश नाखुन से लज्जत याब था। तो यहाँ तक जो शेर मैंने पढ़े ये कुछ दीवान के एडिशंस में इंक्लूडेड हैं, कुछ एडिशंस में अगले शेर्स भी हैं। नाल आए दिल में शब अंदाज असर नायाब था से पंदे बज़ में वसले गैर गो बेताब था। मकदमे सैलाब से दिल क्या नशात आहंग है, खानाए आशिक मगर साज़े सदाए आब था। नाजिश अय्याम से खाकिस्तर नशीनी क्या कहूँ, नाजिश अय्याम खाकिस्तर नशीनी क्या कहूँ, पहलुए अंदेशा वक्फ़ बिस्तर संजाब था। कुछ न की अपनी जुनूए नारसा ने वरना यहाँ, ज़र्रा ज़र्रा रूह कशे खुर्शीद आलम ताब था। आज क्यों परवाह नहीं अपने असीरों की तुझे, कल तलक तेरा भी दिल मेहरो वफ़ा का बाब था। याद कर वो दिन के हर यक हल्का तेरे दाम का, इंतज़ारे सैद में एक दीदाए बेख्वाब था। मैंने रोका रात गालिब को वगरना देखते, उसके सैले गिरिया में गर्दूं कफ़े सैलाब था। तो ये तो थी जी पूरी गज़ल। पहले शेर को देखते हैं कि शब की बर के सोज़े दिल से ज़हराए अब्र आब था, शब की बर के सोज़े दिल से ज़हराए अब्र आब था, शोलाए जवाला हर यक हल्काए गिरदाब था। तो इसमें कुछ इमेजरी, कुछ मेटाफर्स यूज़ किए गए हैं। जो अल्फाज हैं वो ये हैं। ज़हरा का मतलब है गॉल ब्लैडर और बाइल। इट्स आल्सो इंग्लिश वर्ड जो गॉल होता है उसकी सेंस में भी इस्तेमाल किया जाता है, विच इज़ लाइक बोल्डनेस, आपकी करेज, आपका स्पिरिट। तो ज़हरा आब होना का मतलब है द गॉल टर्न्ड इनटू वाटर, राइट, कि आप इतने डिस्ट्रेस्ड या इतने डरे हुए हैं कि यू आर पैनिक स्ट्रिकन एंड यू आर टेकन ए फ्लाइट। या तो ज़हराए अब्र आब था, तो इसके अंदर उन्होंने सिचुएशन जो डिस्क्राइब की गई है, इट इज़ द मेटाफोर ऑफ द गॉल टर्निंग टू वाटर। यू आर सो डिस्ट्रेस्ड, यू आर सो टेरिफाइड दैट यू फ्ली ए गिवन सिचुएशन। तो शोला जवाला मीन्स ब्लेजिंग फ्लेम, और गिरदाब इज़ लाइक ए वर्ल्ड पूल, पानी में जो भंवर पड़ते हैं या उनको गिरदाब कहा जाता है, वोटेक्स।
तो इट्स ए मेजर काइंड ऑफ एक्सरसाइज इन इमेजरी एंड इमेजिनेशन। तो वो जो इमेजिनेशन यहाँ पे कर रहे हैं वो लिटरल मीनिंग उसका ये है कि शब लास्ट नाइट, शब की बर के सोज़े दिल से, बर के सोज़े दिल मीन्स लाइटनिंग ऑफ द बर्निंग हार्ट और लाइटनिंग ऑफ द बर्निंग ऑफ द हार्ट। उससे क्या हुआ, ज़हराए अब्र आब था कि जो आसमान में जो क्लाउड्स थे, जो बादल छाए हुए थे, अब्र का मतलब होता है बादल, उनका जो ज़हरा था, उनका जो गॉल था, आब था, टर्नड इनटू वाटर। या द क्लाउड वाज वेरी फियरफुल इफेक्टिवली। तो अब इन्होंने देखिए यहाँ पे जो बादल है, जो अब्र है, उसको पर्सोनीफाई कर दिया है। लाइक बादल का तो ज़हरा नहीं होगा, लेकिन गालिब साहब की इमेजिनेशन में है, राइट। तो दैट इज़ वन लेयर ऑफ इमेजिनेशन हेयर। और सेकंड लाइन ये है कि शोला जवाला से यक हल्का, हर यक हल्का गिरदाब था। शब की बर के सोज दिल से जहरा अब्र आब था। शोला जवाला हर यक हल्का गिरदाब था। कि एवरी सर्कल ऑफ दिस whirlpool was a blazing flame. Yeah. तो ओवरऑल सिचुएशन उन्होंने ये कहा कि कल रात क्या हुआ कि जो बादल था वो मेरे दिल के गम की गर्मी देखकर डर गया। या तो और जैसे उसने मेरे जलते हुए दिल के भंवर को देख लिया हो। या तो गालिब दिल किसका जल रहा है, ऑब्वियसली मिर्ज़ा गालिब का जल रहा है या आशिक का जल रहा है, और वो इस इतनी इंटेंसिटी से जल रहा है, उसके अंदर भंवर पड़ गए हैं, और जो आसमान है या जो बादल है उसकी गर्मी को देख के डर गया है। ओवरऑल इमेजरी ये पेश की गई है, राइट। तो जैसा मैंने पहले कहा, बादल को उन्होंने पर्सोनीफाई कर दिया है। इट्स ऑल्सो लाइक समवर ऑफ ए हाइपरबोली। तो कहने का, अगर आप बादल या आसमान को कई बार इन जनरल इस दुनिया से या हायर अथॉरिटी से, हायर पावर से, नेचर से या इस दुनिया से कंपेयर किया जाता है, तो वो ये कह रहे हैं कि आशिक का दिल जो है वो इस इंटेंसिटी से जल रहा है कि ये दुनिया, ये बादल उसकी गर्मी को देख के डर गया है। ये दुनिया, पूरी कायनात जो है वो गालिब साहब की इंटेंसिटी, जिस मोहब्बत में, जिस इंटेंसिटी से उनका दिल जल रहा है, उसको देख के ये पूरी दुनिया जो है वो डर गई है। एक्सप्रेशन ऑफ हाउ डीप ही इज़ सफरिंग इफेक्टिवली। तो शेर पूरा एक बार दोबारा पढ़ देते हैं कि शब की बर के सोज दिल से जहराए अब्र आब था। शोलाए जवाला हर यक हल्काए गिरदाब था। अगला शेर देखिए कि आई थिंक इट्स देयर इज ब्यूटीफुल इमेजिनेशन इन द नेक्स्ट शेर कि वाँ करम को उर्ज़ बारिश था इना गिरे खिराम, गिरिए से यहाँ पुम्बाए बालिश कफ़े सैलाब था। तो लफ्ज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो लेट्स एनालाइज देम वन बाय वन। तो उर्ज़ बारिश का मतलब है एक्सक्यूज़ ऑफ रेन। या तो सिचुएशन ये है कि अगर आप कहें कि मैं कुछ कहीं नहीं जा सकता या मैं कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि बारिश हो रही है, तो उस सिचुएशन में आप उर्ज़ बारिश, एक्सक्यूज़ ऑफ रेन इस्तेमाल कर सकते हैं। इना मीन्स ए रेन और ए ब्राइडल, लाइक किसी चीज़ को लगाम जब डाली जाती है उसको इना कहेंगे। और खिराम मीन्स द ग्रेसफुल वॉक, ऑफन जो महबूब की जो आस्ता आस्ता चलने का जो अंदाज़ होता है, द ग्रेसफुल गेट, उसको कहते हैं खिराम। तो इना गिरे खिराम का मतलब होता है महबूब, इन दिस केस उसकी जो चाल है उसके ऊपर जिस चीज़ ने लगाम लगा दी हो, उस लगाम को आप इना गिरे खिराम कहेंगे। या और पुम्बा ए बालिश का मतलब है कॉटन ऑफ ए पिलो। या और कफ इज़ सम सॉर्ट ऑफ फोम और फ्रॉथ, झाग जिसको हिंदी में कहते हैं, उसको कफ कहेंगे। और कफ़े सैलाब इसके, अगर फ्लड के आने की वजह से कोई झाग बन गई है या कफ बन गया है, फोम बन गया है, उसको कफ़े सैलाब कहेंगे। तो इसका लिटरल मीनिंग जो वो ये है, करम का मीन्स है काइंडनेस, तो महबूब जो है उसकी जो महबूब अगर अपने आशिक पे कोई करम दिखाना चाहता है, कोई काइंडनेस दिखाना चाहता है, उसके ऊपर कोई करम करना चाहता है, राइट, उस काइंडनेस को कहते हैं कि कल बारिश की एक्सक्यूज़ ने रोक लिया। या अब ये देखिएगा कि इसमें थोड़ी एक catch-22 काइंड ऑफ सिचुएशन है। तो कहते हैं कि वहाँ के महबूब के वहाँ पे क्या हो रहा था
कि महबूब की इनायत को, महबूब के करम को बारिश की एक्सक्यूज़ ने रोक लिया, या महबूब ने अपनी जो इनायत हमारे ऊपर करनी थी, जो करम हमारे ऊपर करना था, वो बारिश की वजह से उसने कहा कि मैं ये करम नहीं करूँगा, मैं नहीं जा सकती अपनी आशिक से मिलने। तो वो करम बारिश की एक्सक्यूज़ से रुक गया। और यहाँ गालिब साहब के यहाँ क्या हो रहा है कि गिरिए से यहाँ पुम्बाए बालिश कफ़े सैलाब था, कि एट माई एंड फ्रॉम माई वीपिंग, जो जिस पिलो या जिस सिरहाने पे मैं रो रहा हूँ, उसका जो रुई है, उसका जो कॉटन है, टर्नड इनटू फोम ऑफ ए फ्लड। या तो अब इसके अंदर देखिए कैच 22 सिचुएशन ये है कि आशिक रो रहा है और उसके आंसुओं से बारिश आ गई है, या क्लाउड बर्स्ट हो गया है, और उस बारिश की एक्सक्यूज़ से महबूब का आना रुक गया, महबूब का जो इनायत करम था जो वो रुक गया। और महबूब, आशिक चाहता भी है कि महबूब आए, मिले उससे, उसके ऊपर इनायत करे, करम करे, लेकिन वो किससे रुक गया? महबूब के खुद के जो आंसुओं से जो सैलाब या जो बारिश आई उससे वो रुक गया, राइट। तो अब इन्होंने महबूब के टीयर्स जो हैं उसको बारिश से कंपेयर कर दिया, उसको सैलाब से कंपेयर कर दिया। तो सम वेरी ब्यूटीफुल सर्कुलर कैच 22 काइंड ऑफ इमेजिनेशन। तो इफ़ेक्टिवली सिचुएशन ये है, जैसा मैंने पहले कहा, महबूब से जुदाई में वो गम सह रहे हैं और रो रहे हैं, बहुत इंटेंसिटी, शिद्दत से रो रहे हैं। जिस सिरहाने पे उन्होंने सर रख के रो रहे हैं, वो बेसिकली सैलाब में बह गया है, उनके आंसू के सैलाब में बह गया है। या उसको उन्होंने इमेजिन किया है कि द कॉटन ऑफ द पिलो टर्न्ड इनटू द फोम ऑफ द फ्लड। या और दूसरी तरफ उन्हीं के आंसुओं से जो बारिश बाहर हो रही है, उससे महबूब का आना भी रुक गया है, महबूब की इनायत भी रुक गई है। तो ये सिचुएशन इन्होंने डिस्क्राइब की है, एंड आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल इमेजिनेशन। और देखिए उन्होंने कैसे कैच 22 क्रिएट किया है। महबूब चाहता है कि महबूब, आशिक चाहता है कि महबूब आए, हमारे पर करम करे, लेकिन महबूब क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारे अपने आंसुओं ने ही सैलाब ला दिया है, बारिश ला दी है। तो अगला शेर देखिए, ये भी वहाँ और यहाँ के सिचुएशन पे है कि वहाँ खुद आराई को था मोती पिरोने का ख्याल, यहाँ हजूम अश्क में तारे निगाह नायाब था। तो पिछले शेर में भी यहाँ और वहाँ की सिचुएशन थी कि हमारा हाल देखो और उधर देखो महबूब के एंड पे क्या हो रहा है। तो यहाँ वो कहते हैं खुद आराई का मतलब है सेल्फ अडोर्नमेंट। तो महबूब को अपने आप को सजाने संवारने की जो इंक्लिनेशन है, उसको आप खुद आराई कह सकते हैं, या इफ़ेक्टिवली महबूब के हुस्न को भी आप खुद आराई से डिस्क्राइब कर सकते हैं। बट इफेक्टिवली इट्स द एक्ट ऑफ adorning yourself, making yourself look beautiful, putting on makeup, putting on jewels and other things. तो वहाँ कहते हैं कि वहाँ खुद आराई को था मोती पिरोने का ख्याल, कि वहाँ पे जो महबूब था उसको क्या ख्याल था कि वो मोती पिरो के अपने हार बनाए, वो हार पहने ताकि वो खूबसूरत लगे, राइट। सो द महबूब इज़ बीइंग वेन, महबूब इज़ बिजीइंग इन मेकिंग हर सेल्फ लुक इवन मोर ब्यूटीफुल। तो महबूब इज़ लाइक लिटिल बिट कंसीटेड इन दिस केस, एंड महबूब इज़ लिटिल बिट सेल्फ ऑब्सेस्ड इन दिस केस, राइट। अपने आप को और खूबसूरत बनाने में वो लगी हुई है। और आशिक के वहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ हजूम अश्क में तारे निगाह नायाब था। हजूम अश्क मीन्स क्राउड ऑफ टीयर्स। पिछली शेर में उन्होंने आंसुओं का सैलाब डिस्क्राइब किया था। अगेन यहाँ पे हजूम अश्क है, क्राउड ऑफ टीयर्स। तो कहते हैं कि हमारे यहाँ पे इतने आंसू बह रहे हैं कि तारे निगाह नायाब था, कि जो आँखों का जो नज़र का डोरा जो है वो इज़ अनफाइंडेबल, उसका मिलना नायाब हो गया है। तो अच्छा, इसके अंदर आप पहली लाइन में उसने कहा कि मोती पिरो रहा है महबूब, माला बनाएगा जिससे वो अपने आप को खूबसूरत बनाएगी। इस केस के अंदर उन्होंने तारे निगाह आल्सो एक थ्रेड डिस्क्राइब किया है। तारे निगाह आप इमेजिन करके देखिए कि अगर आप आंसुओं को मोतियों से कंपेयर करें, मोती उन्होंने पहली लाइन में भी इस्तेमाल किया है, महबूब के अश्कों को भी अगर आप मोतियों से, तो इतने मोती बह रहे हैं कि इसके अंदर जो निगाह का जो थ्रेड था वो गुम हो गया है, वो मिल ही नहीं रहा। क्या बॉटम लाइन ये है कि इतनी इंटेंसिटी से वो रो रहे हैं, या कि उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा,
हिज विजन हैज़ बिन इम्पेयर्ड, और उधर जो महबूब है वो अपने आप को सजने संवारने में लगा हुआ है। तो वहाँ खुदा राई को था मोती पिरोने का ख्याल, यहाँ हजूम अश्क में तारे निगाह नायाब था। कि इतनी इंटेंसिटी से बह रहे हैं अश्क के जैसे मोती या पर्ल्स एक माला में थ्रेड को छुपा लेते हैं, ऐसी मेरी निगाह जो है को इन आंसुओं ने छुपा लिया है, मिल नहीं रही है। तो ये पिक्चर है जी। सेल्फिश महबूब जो है वो तो अपनों सजने संवारने में लगा हुआ है, और यहाँ आशिक जो है वो रो रो के पागल हो रहा है। तो अगला शेर देखिए कि जलवा ए गुल ने किया था वहाँ चरागा आबजू, या रवा मीज़ गाए चश्मे तर से खूने नाब था। तो जलवा ए गुल इज़ लाइक ग्लोरी ऑफ फेरोज़, और चरागा इज़ लाइक ए डिस्प्ले ऑफ लैम्प्स, और आबजू, आब इज़ वाटर, आबजू इज़ लाइक ए लिटिल स्ट्रीम और ए लिटिल रिवर। तो रवा मीन्स फ्लोइंग, कोई चीज़ बहती हुई। मीज़गा मीन्स आई लैशेज़। तो खून नाब मीन्स ब्लड और प्योर ब्लड। तो वो कहते हैं कि वहाँ महबूब के अगेन यहाँ और वहाँ की सिचुएशन है। तो महबूब के वहाँ क्या हो रहा है कि लिटरल मीनिंग ये है कि जलवा ए गुल बिकॉज ऑफ द ड्यू टू द ब्यूटी ऑफ द और द ग्लोरी ऑफ द रोज़। वहाँ पे एक किसी स्ट्रीम में, किसी आबजू में चरागा हो गया है, राइट, चरागा दिखाई दे रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे लैंप डिस्प्ले चल रहा है, सेलिब्रेटरी इन्वायरमेंट है। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरी मीज़ गाएँ चश्मे तर, द आई लैशेज़ ऑफ माई वेट ईयर्स, उनमें से यहाँ रवा मीज़ गाएँ चश्मे तर से खून नाब था। कि यहाँ पे जो मेरी हालत ये है कि मेरी जो आँखें हैं वहाँ से, उनमें से प्योर ब्लड निकल रहा है, खून टपक रहा है यहाँ पे। तो पहली लाइन में हो सकता है महबूब ने लाइक अपनी महफिल सजाई है, अपने इन्वायरमेंट को ऐसा सजाया कि वहाँ बहुत सारे गुलाब हैं। उन गुलाबों की रिफ्लेक्शन या तो किसी वाटर के चैनल में, स्ट्रीम में आ रही है, या फिर एक ओवरऑल इन्वायरमेंट ऐसा डिस्क्राइब किया गया है जहाँ पे गुलाब भी हैं और यहाँ पे चरागा भी हो रखा है। तो महबूब जो है वो ऐसे इन्वायरमेंट में टहल रहा है जहाँ पे चरागा हो रखा है, यहाँ पे गुलाब जो है उनकी रिफ्लेक्शन पानी में दिख रही है जो कि चराग जैसे दिख रहे हैं। और आशिक जो है वो ऐसी सिचुएशन में है कि उसकी आँखों में से खून टपक रहा है। मीज़गा जो है उनको आपने दूसरे शेरों में देखा होगा कि आर कंपेयर टू शार्प ऑब्जेक्ट्स। तो इट्स इंटरेस्टिंग कि यहाँ पे खून बहना और मीज़गा दोनों यूज़ किए गए हैं। तो दूसरे शेरों में ऐसा होता है कि मीज़गा एक्ट एज शार्प ऑब्जेक्ट्स दैट पियर्स द आशिक्स हार्ट एंड ड्रॉ ब्लड। तो वो भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। इफ़ेक्टिवली हो ये रहा है कि जलवाए गुल ने किया था वहाँ चरागा आबजू, कि यहाँ वहाँ पे रोज़ेज़ हैं, उनकी ग्लोरी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि किसी वाटर के स्ट्रीम में ऐसा लग रहा है जैसे लैंप्स जले हों, चराग जले हों। या खूबसूरत माहौल में महबूब जो है वो टहल रहा है। और यहाँ रवां मीज़ गाए चश्मे तर से खूए नाब था, और हमारी आँखों से, हमारी तर आँखों से, वेट आइज़ में से प्योर जो ब्लड है वो निकल रहा है। हम वी आर सफरिंग ग्रेटली, राइट, वी आर वीपिंग टीयर्स ऑफ ब्लड। तो अगला शेर देखिए कि यहाँ सरे पुरशोर बेख्वाबी से था दीवार जू, वहाँ वो फ़र्क नाज महवे बालिश कम ख्वाब था। तो सरे पुरशोर मीन्स हेड फिल्ड विद नॉइज़ और टुमल्ट, लाइक वहशी सर, राइट, जो मतलब क्रेजी हेड, या जिसमें बहुत सारा शोर हो। और दीवार जू मीन्स सीकिंग ए वॉल। या तो मेटाफर जो इमेजरी यहाँ पे इस्तेमाल की गई है कि जो अगर कोई वहशी हो जाए, इश्क में पागल हो जाए, तो दीवार पे अपना सर पटकने लगता है वो, या पागलपन में दीवार में अपना सर पटकने लगता है। तो वो कहते हैं कि मेरे यहाँ पे हाल ये है कि
और बेख्वाबी होती है स्लीपलेसनेस, राइट, कि मेरा जो सरे पुरशोर है, जो पागल शोर से भरा जो सर है जो मेरा, जो कि सोया नहीं है यह बहुत देर से, वो एक दीवार को ढूंढ रहा है सो दैट इट कैन स्मैश इटसेल्फ अगेंस्ट द वॉल बिकॉज ऑफ द सॉरो ऑफ सेपरेशन इन दिस केस। वो इतना दुखी हो चुका है कि वो दीवार पे अपने सर पटकने की उसकी हालत आ गई है। ये तो आशिक का हाल है। और महबूब के वहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ की फ़र्क के नाज महवे बालिश कम ख्वाब था। फ़र्क ऑब्वियसली इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंस। इट्स ऑल्सो यूज्ड फॉर टू डिस्क्राइब समिट, लाइक किसी चीज़ की हाइट को डिस्क्राइब करना। या तो फ़र्क नाज मीन्स लाइक हाइट और समिट ऑफ कोकेट्री, राइट। तो इस केस में उन्होंने महबूब को डिस्क्राइब किया है फ़र्क नाज कहकर कि वो लाइक समबडी हु इज़ एट द हाइट ऑफ कोकेट्री। या तो कम ख्वाब इज़ लाइक ब्रोकेडेड सिल्क, बहुत डेकोरेटेड जो कपड़ा हो, कोई जो कि पिलोज या अदर टाइप ऑफ फर्नीचर को डेकोरेट करने के लिए, कवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको कम ख्वाब कहते हैं। तो महवे बालिश कम ख्वाब का मतलब है कम ख्वाब के तकिए में सोया हुआ या धंसा हुआ। या तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे मेरा सर इस पागलपन की हद पे पहुँच चुका है कि वो दीवार ढूंढ रहा है जिसके ऊपर वो अपने आप को पटक के डिस्ट्रॉय कर दे। और जो हमारा महबूब है, राइट, फ़र्क नाज, वो क्या कर रहा है, आराम से किसी कम ख्वाब के तकिए पे सर रख के सोया हुआ है। तो शी इज़ इंजॉइंग, शी इज़ like having a good time, enjoying herself in this luxurious environment, and here I am going crazy, about to smash my head against a wall. तो ये सिचुएशन है। यहाँ सरे पुरशोर बेख्वाबी से था दीवार जू, वहाँ वो फ़र्क नाज महवे बालिश कम ख्वाब था। तो अगला शेर देखिए कि यहाँ नफस करता था रोशन शम्मे बज़्म बेखुदी, जलवाए गुल वहाँ बिसाते सोहबत अहबाब था। तो सिमिलर सिचुएशन है जो पिछले शेरों में भी उन्होंने डिस्क्राइब की है। तो नफस इज़ लाइक योर ब्रेथ। तो कहते हैं कि मेरे यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि यहाँ नफस करता था रोशन शम्मे बज़्म बेखुदी। शम्मे बज़्म बेखुदी का मतलब होता है कि शमा इज़ लाइक ए कैंडल और ए लैम्प, तो लाइक ए कैंडल ऑफ द गैदरिंग ऑफ सेल्फलेसनेस। तो बेखुदी उसको कहते हैं जहाँ पे यू हैव बिकम सेल्फलेस, नॉट इन द सेंस कि यू हैव बिकम चैरिटेबल, बट यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ, राइट। इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में आप बेखुद हो गए हैं, आप स्पिरिचुअल रैप्चर की स्टेट में बेखुद हो सकते हैं कि आपने अपना ईगो जो है वो खो दिया है। तो यहाँ पे बेखुदी की महफिल चल रही है, उसकी भी कुछ इम्प्लिकेशंस हैं जो हम देखेंगे। और उसके अंदर जो शम्मे जल रही है, कहते हैं कि यहाँ नफस करता था रोशन शम्मे बज़्म बेखुदी, कि मेरी जो सांस है, मेरा जो नफस है, उसके अंदर इतनी गर्मी थी कि उसने ये बेखुदी की महफिल में लगी हुई कैंडल को जला दिया, राइट। तो जैसे कैंडल को जलाने के लिए आपको आग से उसको जलाना पड़ता है, तो उनकी सांस में ही, उनकी आहों में, सांस बेसिकली इस केस में जो आह भर रहे हैं, हिज लेमेंटेशन, हिज साइज, उनके अंदर इतनी शिद्दत, इतनी गर्मी है कि उसने इस कैंडल को जला दिया है। या बेसिकली ही इज़ सफरिंग। या और महबूब के वहाँ पे क्या हो रहा है, जलवाए गुल वहाँ बिसात सोहबत अहबाब था। या अगेन जलवाए गुल इज़ लाइक अपीयरेंस ऑफ द रोज़, महबूब को डिस्क्राइब किया गया इसके अंदर। तो वो क्या कर रहा था, वहाँ बिसात सोहबत, सो द ग्लोरी ऑफ द रोज़ देयर एट हर एंड was the carpet of the company of friends. या इफ़ेक्टिवली महबूब के वहाँ पे महफिल लगी हुई है, बिसात एक कारपेट बिछा हुआ है जहाँ पे बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, फैले हैं। और उन फूलों को आप अहबाब, उसके फ्रेंड्स, उसके कंपेनियन से भी कंपेयर कर सकते हो, या फिर इन जनरल दोस्तों की महफिल है, चाहने वालों की महफिल है, वहाँ सजी हुई है, फूल भी हैं वहाँ पे। तो उसके अंदर वो महफिल है महबूब के वहाँ पे लगी हुई है, महबूब अपने चाहने वालों के बीच में एंजॉय कर रहा है। और यहाँ पे क्या है कि उनकी आहों में इतनी शिद्दत, इतनी गर्मी आ गई है कि ही सफरिंग ग्रेटली, और उनका नफस जो है वो शम में बज़ में बेखुदी को रोशन कर दे रहा है। लाइक इतनी गर्मी है उसके अंदर, ये कि आग निकल रही है उसके अंदर से। तो अब इसके अंदर
इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप फूंक मारते हैं या सांस लेते हैं कैंडल के सामने, तो वो तो कैंडल को बुझा देती है, लेकिन इन्होंने उसको, ही इज़ गिवन ए ट्विस्ट टू इट, राइट। इन दिस केस में उन्होंने उसको फ्लेम से डिस्क्राइब किया है, कंपेयर किया है, जिससे कि आप कैंडल जलाते हैं। दूसरा ये है कि अगर आप इसको लिटरली देखें कि जलाने की बजाय वाकई उस कैंडल को बुझाया जा रहा है उनकी सांस से, तो ये थोड़ा स्पिरिचुअल ट्विस्ट भी ले सकता है ये शेर, राइट। तो स्पिरिचुअल फ़िलासफ़ी, सूफ़ी फ़िलासफ़ी में हमने पहले बात की है, फ़ना का कॉन्सेप्ट आता है, ऑब्लिवियन, जिसको कि शमा के बुझाने से भी कंपेयर किया जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि इस केस में वो ऐसी स्टेट में पहुंच गए हैं जहाँ पे बेसिकली ही हैज़ एक्सटिंग्विश्ड हिमसेल्फ, राइट। आप उनको भी उस कैंडल से कंपेयर कर सकते हैं, आशिक को खुद उस कैंडल से कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज़ अबाउट टू बी एक्सटिंग्विश्ड, राइट। So he doesn't want to live in this world. He wants to just die, and he's comparing himself to that candle which is about to be extinguished. And lovers, आशिक लोग जो होते हैं, वो इस फना या ओब्लिवियन की स्टेट को भी वैल्यू करते हैं। तो वो भी एक सिचुएशन इसके अंदर डिस्क्राइब की जा सकती है। बट कि बेसिकली वो ऐसी स्टेट में पहुंच चुके हैं जहाँ वेयर ही हैज़ काइंड ऑफ ट्रांसेंडेड द वर्ल्डली सिचुएशन ऑफ लव, राइट। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग ये है कि आहों में, सांसों में इतनी बहुत ज़्यादा गर्मी है, वो जल रहे हैं अंदर से, और वहाँ महबूब जो है वो खूबसूरत दोस्तों की कंपनी में इंजॉय कर रहा है। या नफस करता था रोशन शम में बज़ में बेखुदी, जलवाए गुल वहाँ बिसाते सोहबत अहबाब था। तो बेखुदी आई थिंक एड्स ए लाइक ए स्पिरिचुअल डायमेंशन टू इट, डायमेंशन ऑफ डिवॉइड ऑफ योर ईगो। तो ऐसा हो सकता है कि वो शम्मा बज़ने बेखुदी को रोशन करने का मतलब ये है कि हिज ईगो हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड इन दिस प्रोसेस, फ्रॉम हिज पेन एंड हिज सफरिंग, हिज ईगो हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, वो बेखुद हो गए हैं। तो अगला शेर देखते हैं कि फ़र्श से ता अर्श वहाँ तूफ़ान था मौजे रंग का, यहाँ ज़मीं से आसमां तक सोख्ता का बाब था। तो बाब जो है वो डोर के लिए, गेट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो आल्सो मतलब किसी टॉपिक, बिजनेस अफेयर के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे वो देखते हैं आगे मीनिंग जो है वो क्लियर होगा। तो सोख्ता मीन्स बर्निंग, या तो कहते हैं फ़र्श से ता अर्श, या फ़र्श मीन्स अर्श इज़ हेवन्स, फ़र्श इज़ लाइक द फ्लोर और द अर्थ, राइट। तो कहते हैं ज़मीन से आसमान तक वहाँ तूफ़ान था मौजे रंग का। मौजे रंग इज़ कलर, राइट, और हैप्पीनेस। तो कहते हैं कि मौज इज़ वेव। तो कहते हैं महबूब के वहाँ क्या था कि ज़मीन से लेके आसमां तक एक खुशी की, एक रंग की मौज, वेव जो है उसका तूफ़ान आया हुआ था, राइट। सो महबूब इज़ एक्सपीरियंसिंग इंटेंस हैप्पीनेस, या महबूब इज़ हैप्पी, राइट। और आशिक के वहाँ पे क्या है, यहाँ ज़मीन से आसमां तक सोख्ता का बाब था, है। और महबूब की दुनिया में ज़मीन से लेके आसमां तक सोख्ता है, दिस ए मैटर ऑफ बर्निंग, की आग लगी हुई है, लाइक पेन एंड सफरिंग बरपा है महबूब की दुनिया, आशिक की दुनिया में। और महबूब जो है वो मौजे रंग में एंजॉय कर रहा है। सिमिलर थीम दैट महबूब इज़ द बिलवड इज़ एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस, एंड द आशिक इज़ सफरिंग इन पेन एंड सफरिंग ऑफ सेपरेशन। फ़र्श से ता अर्श वहाँ तूफ़ान था मौजे रंग का, यहाँ ज़मीन से आसमां तक सोख्ता का बाब था। तो अगला शेर देखें कि नागहां इस रंग से खून आबा टपकने लगा, दिल की ज़ौक़े काविश नाखुन से लज्जत याब था। तो नागहां मीन्स सडनली, और खून आबा इज़ अगेन प्योर ब्लड, और ज़ौक़े काविश नाखुन मीन्स रेलिश ऑफ द डिगिंग ऑफ द नेल, राइट। तो ये एक इमेजरी है जो दूसरी गज़लों में भी उन्होंने यूज़ की है कि दिल के नाखून जो उनके हैं वो दिल को कुरेद रहे हैं, या डिगिंग अप द हार्ट। एंड समहाउ इनकी शेर व शायरी में दैट इज़ समथिंग द आशिक इन्जॉयज़, या जो पेन एंड सफरिंग नाखून दिल को खोद के कॉज कर रहे हैं,
दैट इज़ ए रीज़न फॉर एन्जॉयमेंट, उसका ज़ौक़ है उनको, राइट, कि वो कहते, और उस लज्जत याब मीन्स टू ऑब्टेन प्लेजर फ्रॉम समथिंग। तो वो कहते हैं कि दिल के ज़ौक़ काविश नाखून से लज्जत याब था, राइट, कि वो कहते हैं कि नाखून जो हैं वो हमारे दिल को खोद रहे थे, पर ये एक लज्जत याब सिचुएशन थी, जो हमारा दिल था इसको एंजॉय कर रहा था। लेकिन ऑल ऑफ ए सडन नागहां क्या हुआ, नागहां इस रंग से खून आबा टपकने लगा, कि किसी एक स्टाइल से इस दिल में से खून टपकने लग गया। ये क्या हुआ, राइट? तो आई थिंक इट्स वेरी ब्यूटीफुल वर्ड प्ले, लेकिन नागहां एड्स ए एलिमेंट ऑफ स्पॉन्टेनिटी टू दिस, है कि सिचुएशन चल रही थी, दिल को जख्म मिल रहे थे, उसकी खुदाई हो रही थी, मज़ा आ रहा था उसको उसके अंदर, लेकिन एकदम से उस पहले खून नहीं बह रहा था और एकदम से खून बहने लग गया उसके अंदर से, राइट? तो अब ये क्या सिचुएशन है, लिटिल बिट ओपन टू इंटरप्रिटेशन, कि दिल की खुदाई हो सकता है, पेन एंड सफरिंग इफेक्टिवली इस हद तक पहुंच गई है कि अब उसके अंदर उसे सही नहीं जा रही और उसके अंदर से अब खून टपकने लग गया है। या दूसरा ये हो रहा है कि क्योंकि आशिक लोग जो हैं वो पेन और सफरिंग को एंजॉय करते हैं, दिस कुड बी ए सिचुएशन ऑफ ओवरफ्लोइंग डिलाइट आल्सो, कि अब वो पेन और सफरिंग की लज्जत इस हद तक पहुंच गई है कि उसका एक्सप्रेशन ये है कि अब देखिए खून टपकने लग गया है, राइट? सो दिस इज़ खून टपकना could be intense pain and suffering, or its implication is also that it's, yes, it is intense pain and suffering, but it's a cause of joy. Yeah, तो दो इसके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इफ़ेक्टिवली दिल से खून टपकने लग गया है, एंड मे बी he doesn't this is a situation of deep pain and suffering that the ashik is not able to handle, the heart is not able to handle, or it's a source of extreme delight. नागहां इस रंग से खून आबा टपकने लगा, दिल की ज़ौक़ काविश नाखून से लज्जत याब था। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड शेर है ये। तो अब आगे के जो शेर हैं वो दीवान के सारे एडिशंस में इंक्लूडेड नहीं हैं, लेकिन कुछ एडिशंस में हैं, तो इसलिए हम उनको भी पढ़ देते हैं। थोड़ा सेशन लंबा हो रहा है, बट बेयर विद मी। ना लाए दिल में शब अंदाज़े असर नायाब था से पंदे बज़ में वसले गैर वो बेताब था। तो इसमें एक नई इमेजरी जो मुझे पहले नहीं पता थी वो इंट्रोड्यूस की गई है। तो सिपंद का मतलब होता है वाइल्ड रू, इट्स लाइक ए डार्क और ब्लैक सीड जिसको अपेरेंटली जलाया जाता है बुरी नज़र से बचाने के लिए। तो आप किसी के पास वो उस सीड को जला देते हैं तो उसका धुआं जो है अपेरेंटली इज़ बिलीव्ड कि वो आपको बुरी नज़र से बचाता है। और बेताब जो है इज़ लाइक फेंट, पावरलेस। ताब इज़ लाइक गर्मी, शाइन और लस्टर, और बेताब मीन्स समथिंग दैट इज़ लस्टरलेस, जिसके अंदर कोई पावर नहीं है। तो वो जो इन्होंने इमेजरी यहाँ पे इस्तेमाल की है वो कहते हैं कि नालाए दिल्स लेमेंट ऑफ द हार्ट। तो कहते हैं कि और शब इज़ लाइक नाइट। तो वो कहते हैं कि नालाए दिल में शब अंदाज़े असर नायाब था, है कि हमारा दिल जो था उसके वो किस तरह वो बिल्कुल बेअसर था वो कल लास्ट नाइट, राइट? कि जनरली ये है कि एक्सपेक्टेशन ये है कि आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, आपके नाले जो हैं वो कुछ असर दिखाएंगे, या लेकिन वो कहते हैं कि इस केस में अंदाज़े असर नायाब था, वॉज हार्ड टू फाइंड, अनअटेनेबल, राइट? इफेक्टिवली ये कि उनके जो नाले थे उनका जो अंदाज़ असर था वो नायाब था, दे वर इनइफेक्टिव। उससे महबूब को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पड़ रहा था कि आप रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और उसको उन्होंने कंपेयर किस चीज़ से किया है कि था से पंदे बज़ में वसले गैर वो बेताब था। या तो बज़ में वसले गैर मीन्स गैदरिंग ऑफ द मीटिंग ऑफ द अदर और द राइवल्स इन दिस केस। तो देखिए मल्टी लेयर्ड इन्होंने इमेजरी डिस्क्राइब की है कि उन्होंने कहा है कि वो सिपंद जो था वो था, तो उसका पर्पज़ तो ये था कि वो लाइक
टेक इन स्टेप बैक कि जो बज़ में वस्ले गैर है या उसको वो अपने नालों से नेगेटिवली इम्पैक्ट करना चाहते हैं, कि उसको डिस्टर्ब करना चाहते हैं वो, या तो तो वो कहते हैं कि जो मेरा नाला जो है वो बेसिकली एक्टेड एज ए वाइल्ड रू फॉर द गैदरिंग ऑफ द यूनियन ऑफ द अदर, या तो इफ़ेक्टिवली जो बज़ में गैर है जो है बज़ में वस्ले गैर जो है, जहाँ पे महबूब किसी दूसरे से मिल रहा है, उसको तो वो डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं अपने नालों से, लेकिन वो नाले जो हैं वो बेअसर हैं, राइट, उनका असर जो है वो नायाब है, वो मिल ही नहीं रहा, राइट। तो अब सिचुएशन ये आ गई है कि जो उनके नाले जो हैं इफ़ेक्टिवली दे आर सेविंग दिस गैदरिंग ऑफ द अदर फ्रॉम द इविल आई, या सो जो उनका जो नालों का इफ़ेक्ट होना चाहिए था उससे ऑपोजिट इफ़ेक्ट उसका हो रहा है, या तो दिस इज़ लाइक आई थिंक आई डोंट थिंक सो फार आई हैव रेड दिस kind of imagination in another share. I think it's a brand new level of imagination. ते कि उनका हार्ट दिल जो है वो रेस्टलेस है, वो चीख पुकार रहा है, लेकिन उसका महबूब और महबूब की जो महफिल है जिसमें वो दूसरे लोगों से मिल रहा है उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा, या ना सिर्फ असर नहीं हो रहा, उनके नाले जो हैं इफ़ेक्टिवली उस महफिल को बुरी नज़र से बचा रहे हैं। तो फिर से इसको पढ़ देते हैं कि नालाए दिल में था शब अंदाज़ असर नायाब था, नालाए दिल में शब अंदाज़ असर नायाब था से पंदे बज़ले वस्ले गैर गो बेताब था, या तो इसमें जो उनके नाले हैं ऑपोजिट इफ़ेक्ट हो रहा है उसका, या वो महबूब की जो महफिल है जिसमें वो दूसरों से मिल रहा है उसको इफ़ेक्टिवली वो बुरी नज़र से बचा रहे हैं। अच्छा जी, होप इट मेड सेंस, आई थिंक इट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड शेयर। तो अगला शेर उस पर चलते हैं कि मकदम सैलाब से दिल क्या नशात आहंग है, खानाए आशिक मगर साज़े सदाए आप था। तो मकदम सैलाब इज़ कमिंग ऑफ द फ्लड, nashat ahang means to be joyed, to experience joy, to be harmonized with joy. तो खानाए इश्क means जो आशिक का जो घर है, साज़े सदाए आब means like an musical instrument जिसमें पानी यूज़ किया जाता है to produce sound। तो सिचुएशन ये है कि सैलाब आ गया है, किस चीज़ का सैलाब आ गया है, दुख दर्द का सैलाब हो सकता है, फिज़िकल सैलाब भी हो सकता है। तो कहते हैं मकदमे सैलाब से दिल क्या नशात आहंग था, कि उनका जो दिल है वो इज़ ओवर जॉयड बाय द अराइवल ऑफ द फ्लड, या तो एंड परहैप्स और हाउएवर खाना है आशिक, जो आशिक का जो घर है, इट बिकेम ए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट ऑफ द वाटर, या तो अगेन नोवेल काइंड ऑफ इमेजिनेशन। तो उनका जो सैलाब आ गया है, ठीक है, और आशिक जो हैं उस सैलाब को वेलकम कर रहे हैं इफ़ेक्टिवली, या तो इस सैलाब में तो उनका घर जो है वो तो ख़त्म हो जाएगा, या लेकिन सैलाब का इफ़ेक्ट ये हुआ कि वो उसने उनके घर के अंदर एक खूबसूरत म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड जो है वो शुरू कर दी है, या सो द फ्लड इज़ इफ़ेक्टिवली एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट जिससे दिल को खुशी आती है, या तो वो सिचुएशन मतलब ये है कि आशिक के घर के अंदर बहुत बड़ा दुख दर्द का सैलाब आ गया है, लेकिन इफ़ेक्टिवली वहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल हो गया है, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजने शुरू हो गए हैं। तो अब क्यों है आशिक जो है वो अपनी डिस्ट्रक्शन, अपने घर की डिस्ट्रक्शन से खुश क्यों है? ये तो एक जनरल थीम है कि आशिक जो हैं वो महबूब जो उनके ऊपर जुल्म सितम ढाता है, वो जितने जुल्म सितम आते हैं दे आर कंसिडर्ड ए बैज ऑफ ऑनर। तो वो ये सिचुएशन हो सकती है कि दुख दर्द का सैलाब आ गया है, लेकिन वो महबूब की तरफ से आया है तो वो आशिक जो है वो खुश है उससे। दूसरी सिचुएशन थोड़ी स्पिरिचुअल सिचुएशन भी हो सकती है कि वो स्पिरिचुअल सेंस में जो सैलाब आया है दैट इज़ गना
destroy the ashik's ego, that is going to destroy his body, but it's going to help him merge with divinity in this case. तो दिस सॉर्ट ऑफ एनाइलेशन और oblivion जो फना है उसको वेलकम किया जा रहा है इस केस में. तो ये सिचुएशंस और भी इसके मीनिंग्स इस सिमिलरली हो सकते हैं कि जो सैलाब है उसको आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स में इंटरप्रेट कर सकते हैं. लेकिन आई थिंक एक महबूब की तरफ से आने वाले दुख दर्द का सैलाब या फिर किसी तरह का स्पिरिचुअल सैलाब जो है, और द टू मीनिंग्स दैट आई प्रेफर और आई लाइक, इफेक्टिवली हो ये रहा है कि सैलाब तो आया है, घर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ज़िंदगी भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे सेलिब्रेशन का माहौल है. मकदमे सैलाब से दिल क्या नशात आहंग है, खाना है आशिक मगर साजे सदाए आबदा. अगला शेर देखें कि नाजिश अयाम खाकस्तर नशीनी क्या कहूँ, पहलुए अंदेशा वक्फ बिस्तर संजाब था. नाजिश का मतलब होता है ग्लोरी, अयाम मीन्स डेज और टाइम, खाकस्तर नशीनी मीन्स सिटिंग ऑन एशेस, खाक के ऊपर बैठना. या और संजाब जैसे हमने कम ख्वाब देखा था पहले, संजाब इज़ लाइक जैसे फ़र होता है, राइट, कोई बहुत मुलायम कपड़ा, इफ़ेक्टिवली फ़र, जो एनिमल की स्किन जिससे कि फर्नीचर को भी सजाया जाता है, कपड़े भी बनाए जाते हैं, बिस्तरों पे भी डाला जाता है, कंबल भी बनाए जाते हैं. तो पहलुए अंदेशा इज़ लाइक सम साइड ऑफ योर थॉट और कंसर्न, प्रॉबली यूज्ड इन द सेंस ऑफ लाइक फ़ायदा और एडवांटेज ऑफ द थॉट और द कंसर्न इन दिस केस. तो उसमें नाजिश अयाम खाकस्तर नशीनी क्या कहूँ, वो कहते हैं कि ये खाक के ऊपर बैठने की जो नाजिश है, जो ग्लोरी है, या इन खाक पे बैठने वाले दिनों की जो नाजिश है, जो ग्लोरी है, मैं क्या कहूँ. रिटोरिकल क्वेश्चन है, व्हाट कैन आई से, लाइक इट्स ग्लोरियस. या पहलुए अंदेशा वक्फ बिस्तर संजाब था, कि फिज़िकली तो मेरी बॉडी जो है वो इस खाक पे बैठी हुई है, लेकिन मेरे जो ख्याल हैं, अंदेशा जो है, वक्फ बिस्तर संजाब था. इट्स वाज लाइक एन एंडोमेंट ऑफ ए बेडिंग ऑफ फर, राइट. तो इसके अंदर जो सिचुएशन डिस्क्राइब की गई है कि फ़िज़िकली जो आशिक है वो खाक नशी है, खाक पे बैठा हुआ है, या लेकिन उसका दिमाग जो है वो उसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे वो संजाब के बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ. या तो उसको उसकी फ़िज़िकल बॉडी को जो दुख दर्द हो रहा है वो उनके दिल को, उनके ख्याल को, उनके दिमाग को एक्सपीरियंस नहीं हो रहा. उनका दिमाग जो है वो ओवरजॉयड है. या अब क्यों उनके दिमाग को ये दुख दर्द फील नहीं हो रहा, दैट इज़ ओपन टू इंटरप्रिटेशन, राइट. अगर आप इसको स्पिरिचुअल सेंस में थोड़ा देखें तो जो सूफ़ी लोग होते हैं, स्पिरिचुअल लोग होते हैं, फ़िज़िकल बॉडी पे जो दुख दर्द आ रहे हैं, या उनको परवाह नहीं होती कि वो संजाब के बिस्तर पे लेटे हुए हैं या वो खाक में लेटे हुए हैं. दे डू नॉट केयर फॉर इट. लाइक उनका दिमाग जो है वो डिविनिटी की तरफ रहता है और हमेशा खुश रहता है, नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टेंसेस इन लाइफ आर. या तो ये तो एक थोड़ा स्पिरिचुअल मीनिंग हो गया. दूसरा ये है कि इश्क मोहब्बत में उनको फ़िज़िकल दुख दर्द मिल रहे हैं इस दुनिया के अंदर. या और इफ़ेक्टिवली वो फ़िज़िकली तो खाक में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ही इज़ ग्रेटफुल कि महबूब जो है उनको कोई अटेंशन थोड़ी बहुत दे रहा है. या इवन महबूब जो है वो जब दुख देता है तो आशिक लोग जो हैं दे फील ग्रेटफुल टुवर्ड्स द बिलवेड. तो वो भी सिचुएशन हो सकती है कि फ़िज़िकली तो दुख दर्द बहुत हो रहे हैं, लेकिन दिल, दिमाग, ख्याल जो हैं वो जो हैं दे आर एन्जॉइंग देमसेल्व्स, लाइक उनको ऐसा लग रहा है कि वो संजाब के बिस्तर पे सोए हुए हैं. तो आई थिंक ब्यूटीफुल इमेजिनेशन की नाजिश अयाम खाकस्तर नशीनी क्या कहूँ, पहलुए अंदेशा वक्फ बिस्तर संजाब था. अगला शेर देखें कि कुछ न की अपनी जुनूए ना रसाने वरना या ज़र्रा ज़र्रा रू कशे खुर्शीद आलम ताब था. कुछ न की अपनी जुनूने ना रसाने वरना या ज़र्रा ज़र्रा रू कशे खुर्शीद आलम ताब था. तो नारसा मीन्स
इनफेक्टिव, रसा इज़ इफ़ेक्टिव, ना रसा इज़ इनफेक्टिव। और रूकश का इसके अंदर मतलब ये है कि एक्सटीरियर ऑफ समथिंग, लाइक किसी मिरर का कोई कवर होगा, उसको भी रूकश कह सकते हैं। तो और इफ समथिंग इज़ इक्वल टू समथिंग, या उसको भी, और समथिंग इज़ ए राइवल टू समथिंग, उसको भी रूकश कह सकते हैं। और खुर्शीद इज़ सन, आलम ताब मीन्स, ताब मीन्स समथिंग दैट वार्म्स दिस वर्ल्ड, दिस आलम। तो इसके अंदर खुर्शीद आलम ताब मीन्स सन दैट वार्म्स दिस वर्ल्ड। या तो कहते हैं कि जुनून ना रसा मीन्स लाइक, जुनून इज़ मैडनेस, कि वो कहते हैं कि हमारी मैडनेस जो कि इनफेक्टिव थी, इनकेपेबल थी, उसने ही कुछ नहीं किया यहाँ पे, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, राइट। उसने, इट डिड नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन हेयर, अदरवाइज ज़र्रा ज़र्रा रूकशे खुर्शीद आलम ताब था, कि यहाँ पे एक ज़र्रे ज़र्रे में, एवरी ग्रेन ऑफ द सैंड, एवरी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड was equal to the world warming sun, yeah? कि उस सूरज की, उस खुर्शीद की जो रोशनी थी, जो रिफ्लेक्शन थी, वो यहाँ ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद थी, लेकिन हमारी वहशत इस स्टेज पे नहीं थी, इनफेक्टिव थी, कि उसने उसका एडवांटेज नहीं उठाया। yeah? तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी हो सकता है, कि जो डिवाइन लाइट है सूरज की, खुदा की, वो ज़र्रे ज़र्रे में रिफ़्लेक्ट हो रही है, लेकिन आपके अंदर ही इतनी ज़रूरत नहीं है, आपके अंदर ही इतनी करेज नहीं है कि आप उसको रियलाइज़ करें, या उसके साथ मर्ज हो जाएं, या उस डिवाइन नॉलेज को एक्वायर करें। तो वो ये आपकी जो ज़ील है, जो आपकी करेज है, उसकी कमी है, या कि देने वाले ने तो दे दिया आपको, ज़र्रे ज़र्रे में डिविनिटी दिखा दी आपको, लेकिन आपके पास इतनी ज़रूरत नहीं थी, आपके पास इतना जुनून नहीं था कि आप उसका एडवांटेज उठा सकते, आप स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर सकते। तो ये आई थिंक इज़ द मीनिंग दैट आई रियली लाइक। अदरवाइज़ वो ये कह सकते हैं कि हमारी किस्मत ही ख़राब थी, हमारा जुनून, लाइक दिस वाज, इट वाज नॉट इन माय नेचर टू फाइंड लव, otherwise there was love everywhere, the warmth of love was everywhere, it was the deficiency of my own passion, my own zeal, that could not feel that love or could take advantage of that love. तो अपनी अपनी कमी, अपने जुनून ना रसा को यहाँ पे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। आई थिंक इट्स जस्ट लाइक ब्यूटीफुल शेयर। फिर से पढ़ देते हैं कि कुछ ना की अपनी जुनून ना रसा ने वरना, यहाँ कि इसी जुनून ना रसा जो था, उसी ने कुछ नहीं किया, वरना या ज़र्रा ज़र्रा रूकशे खुर्शीद आलम ताब था, कि उस खुर्शीद आलम ताब की रोशनी जो थी, या उसकी जो गर्मी थी, वो यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद थी, हम ही उसका कुछ नहीं कर पाए। तो अगला देखें कि आज क्यों परवाह नहीं अपने असीरों की तुझे, कल तलक तेरा भी दिल मेहरो वफा का बाब था। असीर होते हैं कैप्टिव्स, पीपल हु आर इन प्रिजन। तो मेहरो वफा का बाब होना मीन्स लाइक ए गेट और लाइक ए हाउस ऑफ काइंडनेस। तो कहते हैं कि आज सिचुएशन ऐसी कहाँ कैसे आ गई कि आज क्यों परवाह नहीं अपने असीरों की तुझे, कि जिन लोगों को तूने अपने प्यार में फंसा रखा है, राइट, जो तेरे प्यार में फंसे हुए हैं, उनकी आज तेरे को परवाह क्यों नहीं है, राइट। कल तलक तेरा भी दिल मेहरो वफा का बाब था। मेहरो वफा इज़ काइंडनेस एंड फेथफुलनेस। कहते हैं कि कल तेरा दिल भी जो था वो मेहर करता था, वफा करता था, या आज तू इतना अनफेथफुल, केयरलेस जो है कैसे हो गया है, राइट। हम असीरों की तरफ, हम लोग जो तेरे प्यार मोहब्बत के जाल में फंसे हुए हैं, सफ़र कर रहे हैं, हमारी तरफ तू इतना बेमेहर, बेवफा कैसे हो गया आज। ये महबूब से पूछ रहे हैं वो कि आज क्यों परवाह नहीं अपने असीरों की तुझे, कल तलक तेरा भी दिल मेहरो वफा का बाब था, कि तू भी मेहरो वफा करता था हमारे ऊपर, आज तू सिर्फ हमें दुख दर्द ही क्यों देता है। अगला शेर देखें कि याद कर, सिमिलर थीम पे है पिछले शेर के जैसे, कि याद कर वो दिन के हर हल्का तेरे दाम का, इंतज़ार सैद में एक दीदाए बेख्वाब था।
तो दाम होता है नेट, जो जाल बिछाया जाता है पक्षियों को या जानवरों को पकड़ने के लिए। हल्का होता है, इट्स लाइक ए लिंक इन दैट नेट। या तो सैद इज़ प्रे, सयाद इज़ द प्रेडिटर, जो जानवरों को पकड़ने वाला उसको सयाद कहते हैं। तो दीदा ए बेख्वाब इज़ लाइक ए स्लीपलेस आई, जिसके अंदर ख्वाब ना हो, जो सो नहीं पा रही हो। या तो कहते हैं कि याद कर वो दिन के हर यक हल्का तेरे दाम का, इंतज़ार सैद में एक दीदाए बेख्वाब था, कि वो ऐसा दिन था जब तूने अपने प्यार के जाल में हमको फंसाया था इफेक्टिवली। या कि तेरा, वो कहते हैं इमेजिनेशन ये यूज़ की है कि उन महबूब का जो जाल है उसका एक एक हल्का जो है उस दाम का, जो प्रे है, जो सैद है इस केस में, जो आशिक लोग हैं जिनको फंसाना चाहता है वो महबूब, वो एक एक हल्का जो है दीदा बेख्वाब था, कि वो ऐसी आँख थी था एक एक उसका हल्का जिसको नींद नहीं आती, लाइक एवर अलर्ट, राइट। इन दिस केस द हंटर, द बिलवड वाज जस्ट लाइक वेटिंग और लुकिंग आउट टू कैप्चर द लवर्स इन इट्स ट्रैप। या तो कहते हैं कि तू मतलब हमको पकड़ने के लिए, वो उन दिनों को याद कर जब तुम मतलब हमें ट्रैप करने के लिए, हमको अपने इश्क मोहब्बत में फंसाने के लिए एवर अलर्ट रहता था, राइट। और अब हम फंस गए हैं, ये तो अब हमारी तेरे को कोई परवाह नहीं है। वो उन्होंने पिछले शेर में भी डिस्क्राइब किया है कि असीर, पिछले शेर में क्योंकि उन्होंने असीर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो आप पैरेललिज्म ड्रॉ कर सकते हैं कि वो असीर जो कैप्टिव जो हैं वो कैसे कैप्टिव हुए, वो जो अगले शेर में, जो उन्होंने नेक्स्ट शेर में डिस्क्राइब किया है, जाल डालकर उनको पकड़ा गया है। तो पिछले शेर में दोबारा एक बार पढ़ देते हैं उसको। उन्होंने कहा था कि आज क्यों परवाह नहीं अपने असीरों की तुझे, कल तलक तेरा भी दिल मेहरो वफा का बाब था। और अगले शेर में कहते हैं कि याद कर वो दिन के हर यक हल्का तेरे दाम का, इंतज़ार सैद में एक दीदाए बेख्वाब था, कि तू बेचैन रहती थी, तेरी नींद उड़ी रहती थी हमको पकड़ने के लिए, आशिकों को फंसाने के लिए। या वो हमारे इंतज़ार में तू रहती थी। या और आज दिन ऐसा, तू याद कर उन दिनों को जब तू ऐसी स्टेट में हुआ करती थी, और आज हमारी जो है तेरे को कोई परवाह ही नहीं है। और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि उन्होंने जो महबूब है उसको एक शिकारी से कंपेयर किया है, कि जो कि अपने आशिकों को फंसा लेता है, राइट, और फिर उसके बाद उनके ऊपर जुल्म सितम ढाता है। सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ द क्रूलिटी ऑफ द बिलवड। तो आखिरी शेर इसका ये है कि मैंने रोका रात गालिब को वगरना देखते, मैंने रोका रात गालिब को वगरना देखते, उसके सैले गिरिया में गर्दों कफ़े सैलाब था। कि मैंने कल रात गालिब को रोका, राइट, मैंने रोका रात गालिब को वगरना देखते, लेकिन तुम देखते, ये दुनिया देखती, हम देखते कि उसके सैले गिरिया, राइट, सैल इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सैलाब, कि उसका जो टॉरेंट, द फ्लड ऑफ इज वीपिंग, उसमें क्या था, उसके सैले गिरिया में गर्दों कफ़े सैलाब था, राइट। कि इन हिज फ्लड ऑफ वीपिंग द स्काई वुड हैव बीन ए फॉर्म ऑफ द फ्लड। या कि वो, मैंने गालिब को, कहते हैं कि मैंने कल रात को गालिब को रोका, वरना वो इतनी शिद्दत से रोता, राइट, कि जो उसका जो आंसुओं का जो सैलाब है वो आसमान तक पहुंच जाता, राइट, एंड इट वुड हैव बिकम ए टॉरेंट ऑफ वाटर दैट फ्लड वुड हैव रीच्ड ऑल द वे टू द स्काई। या तो इट्स ऑल्सो ए सिचुएशन ऑफ लाइक कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। तो गालिब साहब इसको यूज़ करते हैं इस मेटाफर को। अगर मुझे वो शेर याद आए, वो कहते हैं कि एक जगह उन्होंने कहा है कि यूं ही गर रोता रहा गालिब तो ए अहले जहाँ देखना इन बस्तियों का कि वीरां हो गई। तो कहते हैं अगर मैं इसी तरह से रोता रहा तो ये बस्तियां जो हैं बह जाएंगी मेरे आंसुओं के सैलाब में। सिमिलर सिचुएशन उन्होंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि वो कहते हैं कि मैंने रोका, खुद ही को कह रहे हैं कि इस पागल आशिक गालिब को मैंने रोका उसको रात को, नहीं तो वो ऐसा रोता, या उसका वो इस तरह से रो रहा था, ठीक है, कि उसका जो सैलाब था वो आसमान तक चला जाता, राइट। और वो जो और शायद इतनी शिद्दत से वो रोता है इफ़ेक्टिवली कि उसके आसमान का जो, उसका जो सैले गिरिया जो है
मैं गर्दों कफ़े सैलाब था। yeah? तो अगेन कफ़े सैलाब पहले भी उन्होंने यूज़ किया था। इट्स लाइक द फोम ऑफ द वाटर। सो बेसिकली वो कहते हैं कि आसमान तक पहुंच जाता वो सैलाब उनके उसके आंसुओं का, या फिर आसमान भी बह जाता। या इफ़ेक्टिवली ये दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो इतनी शिद्दत से वो रोता कि उसके आंसुओं के सैलाब में ये दुनिया ही बह जाती। सो यू कैन लिटिल बिट ऑफ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट आल्सो, कि दुनिया बह जाने का मतलब फिज़िकल दुनिया की डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, या गालिब साहब की अपनी डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है कि वो इतनी शिद्दत से रोता, ठीक है, रोने वाला था, राइट। अब जो इन्होंने ग्रामर इसके अंदर इस्तेमाल किया कि उसके सैले गिरिया में गर्दूं कफ़े सैलाब था, तो ये हो सकता है कि वो ऐसा होता, अगर मैं उसको नहीं रोकता तो ऐसा होता। या फिर ये भी हो सकता है कि मैंने ऐसा मतलब वो सैलाब आ रहा था, राइट, तो मैंने रोक के उसको और इफ़ेक्टिव होने से बचा लिया, कि ऐसा हो रहा था मेरी आंखों से तो मैंने गालिब साहब को रोका, ठीक है, और वो सैलाब आने से थम गया है। तो ग्रामेटिकली दोनों मीनिंग इसके हो सकते हैं। इफ़ेक्टिवली ये है कि वो कह रहे हैं कि गालिब साहब की ऐसी सिचुएशन थी कल रात कि अगर वो अपनी पूरी शिद्दत से रो देते तो उनके सैलाब, जो आंसू का जो सैलाब है, आंसू का जो फ्लड है, उससे जो है ये दुनिया डिस्ट्रॉय हो सकती थी और गालिब साहब खुद भी डिस्ट्रॉय हो सकते थे। तो ऑलमोस्ट 1 घंटे का ये सेशन हो चुका है, तो मैं इसको अब यहाँ ख़त्म करता हूँ। ये आखिरी शेर था। इसमें से कुछ शेर ऐसे हो सकते हैं कि आई मे नॉट हैव बीन एबल टू कंप्लीट जस्टिस टू देम, बट आई होप यू एंजॉयड इट एनीवेज। थैंक यू।